हेलो एवरीवन। अभी हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चालू करने वाले हैं, जो कि बीकॉम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और बीबीए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। तो इसको करते हैं। देखो, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर के पास इक्विटी शेयर से ज्यादा एक प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। तो दो कौन से प्रेफरेंशियल राइट होते हैं? पहला राइट होता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दूसरा होता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो इनको पेमेंट ऑफ डिविडेंड मतलब इन्हें इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार होता है, और कैपिटल इक्विटी शेयर से पहले प्राप्त करने का अधिकार होता है। दूसरी बात है, इन्हें कोई वोटिंग राइट नहीं होते हैं। इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं है, ये वोट नहीं दे सकते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में। आगे रिडम्पशन क्या होता है? हम प्रेफरेंस शेयर तो समझ गए क्या होता है, लेकिन रिडम्पशन क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रीपेमेंट। रीपेमेंट करने के प्रोसेस को बोलते हैं रिडम्पशन। तो प्रोसेस ऑफ रीपेमेंट का मतलब क्या है कि आप अपना प्रेफरेंस शेयर किसी को दे रहे हो, तो आप उससे एक मैच्योरिटी डेट के बाद पैसा दे करके वो प्रेफरेंस शेयर वापस लोगे। उसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रीपेमेंट यानी रिडम्पशन। अब सेक्शन 55 है जो कि बात करता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में सेक्शन 55 पहली बात क्या बोलता है? ओनली फुल्ली पेड अप शेयर कैन बी रिडीम। सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर ही रिडीम किए जा सकते हैं, यानी पार्टली पेड अप रिडीम नहीं होंगे। इसका मतलब यानी कोई शेयर अगर 10 रुपए का है, 8 रुपी पेड अप दिखा रहा है, तो 2 रुपए जो रह गए अभी तक नहीं लिए अपन ने, यानी 8 रुपए अपने पास आ गए, 2 रुपए अभी तक अपने पास नहीं आए, तो ये 2 रुपए की फाइनल कॉल अपन को अभी लेनी पड़ेगी। ये कॉल अपन को अभी लेनी पड़ेगी, अभी मिली नहीं है, तो इसको लेने के बाद ही हम रिडम्पशन कर सकते हैं। और अगर नहीं लिए तो भी हम ये अज्यूम करके मानेंगे कि ये पूरी मिल चुकी है, तो फाइनल कॉल तो हम मांगेंगे ही मांगेंगे। जब तक ये फुल्ली पेड अप नहीं होता तब तक हम इसको रिडीम नहीं कर सकते। आगे बोला प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम बाय फ्रेश इशू ऑफ शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर, नए शेयर इशू करके, चाहे वो इक्विटी हो चाहे नए प्रेफरेंस शेयर हो, कुछ भी इशू करके हम रिडम्पशन कर सकते हैं। दूसरा आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से हम रिडम्पशन कर सकते हैं। प्रॉफिट्स में एक बात याद रखना, प्रॉफिट्स में हम यूज करेंगे ओनली फ्री रिजर्व्स। ओनली फ्री रिजर्व्स को यूज करेंगे, मतलब जनरल रिजर्व, पी&एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये इसके कुछ एग्जांपल हैं फ्री रिजर्व के। और या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, फ्रेश इशू ऑफ शेयर और आउट ऑफ प्रॉफिट, किसी में से भी कर सकते हो। आगे प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, उसके बारे में क्या बोला है सेक्शन 55 ने? तो एक कंपनी जो कि स्टैब्लिश की गई है टू अर्न प्रॉफिट, यानी जिसका उद्देश्य ये है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगी, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। क्योंकि वो प्रॉफिट कमाती है तो उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाली हर कंपनी के ऊपर क्या लगता है? सेक्शन 133 अप्लाई होता है। और सेक्शन 133 क्या बोलता है? यूज ओनली प्रॉफिट्स, यानी आप जब प्रीमियम का पेमेंट करोगे रिडम्पशन पे, तो केवल और केवल प्रॉफिट्स का यूज करो। प्रॉफिट्स कौन से? फ्री रिजर्व्स का यूज करो, जनरल रिजर्व, पी&एल और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इनका यूज करो। आप कैन नॉट यूज सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम आप यूज नहीं कर सकते। किसके लिए? प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन के लिए। रिडम्पशन को अगर आप प्रीमियम पे करते हो तो उस समय आप क्या नहीं कर पाओगे? सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं कर पाओगे। और वो इज नॉट एस्टैब्लिश फॉर प्रॉफिट। अब देखो, एक और कंपनी है जो कि प्रॉफिट के लिए एस्टैब्लिश नहीं की गई है, मे नॉट फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो सकता है फॉलो करे, हो सकता है फॉलो ना करे, उसके ऊपर है, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं होता उसके लिए कि उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो ही करना पड़ेगा। ठीक है, नॉट अप्लाई सेक्शन 133, तो इस पर अप्लाई नहीं होता कंपनी में। यानी ये कौन सी कंपनी? एनजीओ, एनपीओ कंपनी होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ हो गई, उन पे ये लगता है। तो सेक्शन 133 इस पे ये नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किस पर कर सकते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम का भी यूज कर सकते हैं उसके प्रीमियम को पे करने पर। ठीक है, तो यहां तक क्लियर होगा। मैं आगे लिख देता हूं, आप लोग फास्ट फॉरवर्ड कर लेना वीडियो को, तो दिक्कत नहीं होगी।
इसका एक लास्ट पॉइंट पे डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है देखो, इसका लास्ट पॉइंट है आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर total capital should be intact. Total capital should be same या ऐसे बोलो intact, ठीक है। टोटल कैपिटल शुड बी इंटैक्ट और सेम, तो सेम रहनी चाहिए। उसके लिए देखो दो बातें बोली, या तो आप फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कर दो, या तो आप अपने प्रॉफिट में से, अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा ट्रांसफर कर दो सीआरआर में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। और इस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूज करेंगे हम किसके लिए, बोनस शेयर या फिर सिर्फ शेयर इशू करने के लिए। बोनस शेयर या शेयर को इशू करने के लिए वापस समझा देता हूं मैं। हम रिडम्पशन करेंगे, रिडम्पशन करने का मतलब क्या हुआ, मेरे प्रेफरेंस शेयर पहले मैंने शेयर कैपिटल में दिखा रखे थे 3 लाख रुपए के, अब उन्हें रिडीम कर दिया तो अब दिखाऊंगा क्या, नहीं दिखाऊंगा, वो खत्म हो गए, मैंने वापस ले लिया। अब कोई शेयर कैपिटल लायबिलिटी नहीं है तो लायबिलिटी साइड में मैं नहीं दिखाऊंगा, तो नहीं दिखाऊंगा तो इसका मतलब वो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, टोटल कैपिटल शुड बी सेम इंटैक्ट। पहले 3 लाख का प्रेफरेंस शेयर आपने दिखा रखा था, तो अगर आप उसको हटाओगे तो टोटल शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, तो उसको हटाना नहीं है, उसको सेम दिखाना है। तो सेम कैसे दिखाओगे, तो नए शेयर इशू कर दो, फ्रेश इशू ऑफ शेयर कर दो, नए शेयर्स को इशू कर दो। दूसरी बात बोली, प्रॉफिट्स अपने जो है, अपने जो प्रॉफिट्स है उसको सीआरआर में ट्रांसफर करो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करो, और उससे, उस पैसे से नए शेयर इशू कर दो। तो इससे भी शेयर इशू कर रहे हो और इसमें भी शेयर इशू कर रहे हो, तो शेयर इशू करके आप क्या कर रहे हो, अपनी शेयर कैपिटल को इंटैक्ट रख रहे हो, सेम रख रहे हो। सेम रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि मान लो कोई आपका क्रेडिटर है, किसी से आपने लोन ले रखा है, तो अगर आपकी शेयर कैपिटल कम होती है तो उसको डर लगता है कि आप उसका रीपेमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वो क्या चाहता है कि आप, आपकी जो टोटल कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, वो इंटैक्ट रहे, सेम रहे। तो सेक्शन 55 ने कहा कि उसको आपको सेम रखना पड़ेगा, सिमिलर रखना पड़ेगा। तो अब अपन बात करेंगे इसकी जनरल एंट्रीज के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लो। अब इसकी जनरल एंट्री के बारे में बात करते हैं। मैं थोड़ा मिटाऊंगा, लिखूंगा, टाइम लगेगा, तो आप लोग फास्ट फॉरवर्ड कर लेना वीडियो को। हाँ, तो जनरल एंट्री के बारे में बात करते हैं। देखो, तो पहली एंट्री क्या है, पहली एंट्री फॉर मेकिंग द कॉल ड्यू। अब देखो, सबसे पहले मैंने बताया था, मान लो कोई प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का है, 8 रुपी पेड अप है, मतलब इस पे 2 रुपए अभी भी नहीं मिले, तो इस 2 रुपए को पहले मांगोगे। सेक्शन 55 की पहली शर्त यही तो थी कि आपने जो अनपेड मनी है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पेड बनाना पड़ेगा। मतलब आपका जो फुल्ली पेड अप शेयर आपको करना पड़ेगा, पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप शेयर आपको करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो इसका रिडम्पशन, अदरवाइज आप रिडम्पशन नहीं कर पाओगे। तो पहले तो मैं इसको मांगूंगा, ये 2 रुपए की जो है कॉल, उसको मैं आस्क करूंगा, कॉल्ड अप करूंगा। तो उसके लिए क्या करूंगा, फॉर मेकिंग द कॉल ड्यू, पहली एंट्री, फॉर मेकिंग द कॉल ड्यू, इसमें एंट्री जाएगी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और अगली एंट्री क्या है, फॉर रिसीविंग द कॉल मनी, सेकेंड एंट्री हो जाएगी
फॉर रिसीविंग द कॉल मनी क्या एंट्री करोगे रिसीविंग द कॉल मनी के लिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल फाइनल कॉल, प्रेफरेंशियल फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो ये दो एंट्री होगी। क्या दो एंट्रियां हैं? पहली एंट्री हो गई फॉर मेकिंग द फाइनल कॉल ड्यू, पहली एंट्री हो गई फॉर मेकिंग द फाइनल कॉल ड्यू। आपने क्या किया, सबसे पहले कॉल को ड्यू किया, फिर उसका पैसा आ गया। उसके बाद आप एंट्री क्या करोगे? इफ दे हैव कॉल्स इन एरियर, अगर कॉल्स इन एरियर आपको है, इफ शेयर्स हैव कॉल्स इन एरियर, तो अगर कॉल्स इन एरियर तो एंट्री कर दो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, ये होगा एरियर का, क्योंकि हमें पूरा पैसा मांगना है। अगर एरियर में है तो एरियर का पैसा भी हमें मांगना पड़ेगा, तो वो हम पूरा ले लेंगे, लेके ही मानेंगे। लेने के बाद पूरा पैसा आने के बाद ही रिडम्पशन होता है, अदरवाइज रिडम्पशन नहीं होता। आगे देखो, ये तीन एंट्री करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे लिखाता हूँ। फिर ये तीन एंट्री करने के बाद अब हमारा रिडम्पशन का काम चालू होता है। अब मेन एंट्री सब चालू होंगी। तो पहली एंट्री है आपकी मेकिंग प्रेफरेंशियल कैपिटल ड्यू, मेकिंग प्रेफरेंशियल कैपिटल ड्यू। ठीक है, मेकिंग प्रेफरेंशियल कैपिटल ड्यू। तो इसमें है इफ रिडीम्ड एट पार, पहला पॉइंट है इफ रिडीम्ड एट पार। अगर पार पे रिडीम करोगे तो क्या एंट्री करोगे? देखो, पार पे करने की एंट्री है प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर्स, प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, इफ रिडीम्ड एट प्रीमियम, अगर रिडीम्ड एट प्रीमियम होगा तो क्या एंट्री करोगे? रिडीम्ड एट प्रीमियम की एंट्री है प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। आगे एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये दो एंट्री होने के बाद आगे अपन आते हैं अगली एंट्री पे। फर्स्ट हो गई एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। कैसे एडजस्टमेंट करोगे? तो एडजस्टमेंट की एंट्री आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो इसकी एंट्री होगी टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये इसकी एंट्री हो गई। यानी आप अपने पीएनएल अकाउंट से पैसा डाल रहे हो किसके अंदर? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्रिएशन ऑफ सीआरआर, थर्ड एंट्री आप करते हो क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो इसके लिए सीआरआर कैसे बनता है? अपने फ्री रिजर्व में से पैसा ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट।
ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री हो गई। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। अब अगली एंट्री है फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। अगर आपको फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करने हो, नए शेयर इशू करने हैं, क्योंकि रिडम्पशन के लिए पैसा चाहिए तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर करना पड़ेगा। या फिर रिडम्पशन मैंने बताया ना 3 तरीके से होता है। पहला क्या है, बाय इशूइंग फ्रेश शेयर्स, बाय आउट ऑफ प्रॉफिट, और क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो तीनों तरीकों से कर सकते हो आप। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मतलब शेयर इशू और आपके रिजर्व्स। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अगली एंट्री क्या, यानी ये इशू किया है, किस पर किया है, प्रीमियम पर किया है। उसके बाद इफ एनी एसेट इज सोल्ड, अगर कोई एसेट बेची जाती है, इफ एनी एसेट इज सोल्ड, अगर कोई एसेट बेची जाती है तो क्या एंट्री करते हो आप, बैंक अकाउंट। अब देखो इसमें दो बातें, बेची गई तो क्या हुआ, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। अगर लॉस हुआ बेचने पर तो अलग एंट्री है, प्रॉफिट हुआ बेचने पर तो अलग एंट्री है। अच्छा, ये बेच क्यों रहे हैं, रिडम्पशन कर रहे हो, रिडम्पशन के लिए पैसा चाहिए, तो इसको बेच करके भी तो रिडम्पशन कर सकते हो। लेकिन आप बोलोगे कि सर आपने तो कहा था कि आउट ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं, तो हमारे प्रॉफिट में से ही तो हमने ये एसेट खरीदी थी, पर इसी को बेच करके हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट में मिला लेंगे और फिर क्या करेंगे, रिडम्पशन कर देंगे। तो एक ही बात है। अगर लॉस होता है तो आप क्या एंट्री करोगे, तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। P&L डेबिट में तब जाता है जब नुकसान होता है, नॉमिनल अकाउंट में पढ़ाया था, टू असेट अकाउंट। ठीक है, ये तो है सोल्ड एट लॉस। और प्रॉफिट पे अगर बेचा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट और टू P&L अकाउंट। ठीक है, ये होता है सोल्ड एट लॉस, सोल्ड एट प्रॉफिट, दोनों अलग अलग एंट्री। अगर लॉस होगा तो ये, प्रॉफिट होगा तो ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब लास्ट एंट्री करते हैं फटाफट से। ठीक है, अब देखो लास्ट एंट्री करते हैं। क्या लास्ट एंट्री है, व्हेन पेमेंट इज मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब फाइनली आप रिडम्पशन कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो ये कितना नंबर हो गया, 6 नंबर। व्हेन पेमेंट इज मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, जब आप पेमेंट कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो एंट्री करोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू में आ जाएगा बैंक। फाइनल पेमेंट मेड हो गया, खत्म, फाइनल पेमेंट आपने कर दी। तो ये तो अपन ने एंट्रीज की बात कर ली। अब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे सीधा। तो सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, इन द शेयर कैपिटल ऑफ कमल लिमिटेड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, in the share capital of Kamal Limited, a part of capital is 3,005% redeemable preference share of 100 each. According to the article of association of the company, the share are to be redeemed at premium of 5%. The general reserve of company is 2 lakh. The director decided to utilize 50% of general reserve to redeeming the preference share, and the balance amount for redemption is to be met from the proceed of fresh issue at par sufficient number of equity share of 10 each. The premium on redemption of preference share is also be met from the general reserve. You are required to, देखो अब इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, 3,000, पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं क्या कराने वाला हूं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 3,000 प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, 3,000 प्रेफरेंस शेयर 5% रिडीमेबल है ये, यानी इसके आगे रेट दी हुई होती है ना, 5% प्रेफरेंस शेयर है ये, और कितने का एक है, 100 रुपए का एक है, एट द रेट 100 ईच, ठीक है। आगे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी द शेयर आर टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ 5%, इसको आपको रिडीम करना है, ठीक है, 5% प्रीमियम पर रिडीम करना है। कैसे रिडीम करोगे, 5% प्रीमियम पर रिडीम करोगे। आगे बोल रहा है जनरल रिजर्व में 2 लाख रुपए पड़े हैं, जनरल रिजर्व में 2 लाख रुपए पड़े हैं, इसका 50% आप यूटिलाइज कर लो, 50% आप यूटिलाइज कर लो, किसमें, रिडम्पशन में, रिडम्पशन में यूटिलाइज कर लो 50% बोल रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है जो इस पे सिक्योरिटी प्रीमियम दोगे, देखो सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, वो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, तो जो आप प्रीमियम दोगे उसको भी इसमें से निकाल लो, जो प्रीमियम दोगे उसको भी इससे निकाल लो। प्रीमियम कितना दोगे आप, 3,000 प्रेफरेंस शेयर, 100 का एक कितना होता है, 3 लाख, 3 लाख का 5% कितना हुआ, 15,000, तो 15,000 रुपए आप कहां से निकाल लोगे, जनरल रिजर्व में से निकाल लोगे, तो 2 लाख का 50% मतलब 1 लाख तो एक निकालोगे और 15,000 एक निकालोगे। यहां तक क्लियर हुई बात। आगे बोला द बैलेंस अमाउंट फॉर रिडम्पशन इज टू बी मेट फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू एट पार ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो कह रहा है बाकी पैसे के लिए आप क्या करो, आपको रिडम्पशन करना है, आपको रिडम्पशन कितने का करना है, 3,000 प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 3,000, और इसको 5% प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है, मतलब 100 रुपए का तो था ही, 5% और देने उसको, तो 100 + 5 कितने होते हैं, 105 रुपए हो गए ना, 100 का 5% हो गया 5 रुपए, 100 + 5 105, तो 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 105 कितना होता है, 3,15,000 रुपए चाहिए, 3,15,000 रुपए चाहिए रिडम्पशन के लिए। इस 3,15,000 रुपए में से मेरे को 1 लाख रुपए तो कहां से मिल रहा है, जनरल रिजर्व से, 15,000 और मिल रहा है प्रीमियम का, कहां से, जनरल रिजर्व से, कितने चाहिए और 2 लाख रुपए और चाहिए। इस 2 लाख के लिए वो क्या बोल रहा है, न्यू इक्विटी शेयर इशू कर दो, न्यू इक्विटी शेयर इशू कर दो। तो ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब अपन इसको करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मैं बताता हूँ उसको, आप करते हैं इसको। देखो अब इसके अंदर अपन एंट्री चालू कर देंगे, तो पर्टिकुलर्स DRCR बस वही बनाना है और एंट्री कर देनी है, पर्टिकुलर्स ये डेबिट ये, ठीक है। अब अपन को उसको चालू कर देना है। अब देखो सबसे पहली एंट्री आप क्या करोगे, जनरल रिजर्व से पैसा निकालोगे 15,000 रुपए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितना था, 15,000 डेबिट में, 15,000 क्रेडिट में। पहली एंट्री डन। दूसरी एंट्री क्या है,
जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किस चीज में डालना है अब आपको, ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, क्योंकि ये पैसा कहाँ यूज कर रहे थे, मैंने कहा था जनरल रिजर्व से दो चीज निकालोगे, एक निकालोगे 15,000, एक निकालोगे 1 लाख। 1 लाख क्यों निकाल रहे हो, रिडम्पशन के लिए एट पार वैल्यू पे, और 15,000 किस लिए निकाला था, उसके प्रीमियम को यूटिलाइज करने के लिए, तो प्रीमियम लिखा है मैंने यहाँ। और यहाँ पे हम क्यों क्या लिखेंगे, रिडम्पशन करना है तो हम लिखेंगे CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जनरल रिजर्व से इसमें डाल देंगे, कितना डालेंगे, 1 लाख रुपए, ठीक है, ये दूसरी एंट्री हो गई। अब आगे क्या करेंगे अपन, नए शेयर हम इशू करेंगे, 2 लाख रुपए हमें और चाहिए थे, अभी समझाया था मैंने, 2 लाख रुपए अभी और चाहिए, तो उसके लिए नए शेयर इशू करने की एंट्री तो आती है आपको, बैंक अकाउंट डेबिट। अब कौन से शेयर थे, क्या ये बता रखे हैं क्या, हाँ बता रखे हैं, कह रहा है इक्विटी शेयर इशू करने थे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, कितना था, 2 लाख, 2 लाख, और ये शेयर कितने का, 10 का एक है, मतलब 20,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपीज का एक है, तो कितना हुआ, 2 लाख इक्विटी शेयर हो गए। उसके बाद ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना है, 2 लाख, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, शेयर इशू किए, पैसे आए, उस पैसे को मैंने अपनी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद मैं फाइनली रिडम्पशन करूंगा, तो रिडम्पशन की एंट्री क्या है, 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कर सकते हो। अब देखो दो बातें हैं, यहाँ लिख सकते हो टू माय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फिर एक और एंट्री करनी पड़ेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। और दूसरा तरीका है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर मत लिखो, पैसे देने ही है ना, सीधा दे दो टू बैंक, खत्म, पूरे पैसे दे देंगे। कितना देना है देखो, इसको टोटल रिडम्पशन कितना था, 3,15,000 बताया था, 3 लाख तो यहाँ आएगा, और 15,000 का आप उसको क्या दे रहे हो, प्रीमियम, टोटल हो गया 3,15,000, ठीक है। अभी यहां तक किया है, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे करते हैं।